किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, चाहे वो स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, विंडो एयर कंडीशनर हो, इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो आप कैसे उसे वर्कशॉप पे जा कर के, आप उसे शॉप पे कैसे जा कर के उसे बाई करेंगे। क्या आप जो भी स्पेयर पार्ट ख़राब है उसे निकाल करके ले जाएंगे, या फिर किस तरह से, या फिर मॉडल नंबर बता करके आप कैसे परचेस करेंगे। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि कैसे हम परचेस करेंगे सेम स्पेयर पार्ट, क्योंकि दूसरे तरह का स्पेयर पार्ट हो सकता है, कुछ छोटा बड़ा हो या फिर दूसरे मॉडल का हो जो कि सेम मॉडल में नहीं बैठेगा पहले वाले मॉडल में। तो फिर कैसे हम उसे बाई कर सकते हैं, आज हम समझने वाले हैं। और एयर कंडीशनर सिस्टम में या फिर रेफ्रिजरेटर में कौन सा स्पेयर पार्ट ख़राब होता है तो उसे कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है कि यह स्पेयर पार्ट हमारा ख़राब है। तभी तो आप वह स्पेयर पार्ट जा कर के ख़रीद के लाएंगे। ऐसा हो कि फ़ैन मोटर नहीं काम कर रहा है तो आप कंप्रेसर ख़रीद के ले आएँ, कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो फ़ैन मोटर ख़रीद के ले आएँ, या फिर आप कैपेसिटर अगर सही है कैपेसिटर ख़रीद के लेके आएँ, या फिर दूसरा कोई और स्पेयर पार्ट ख़रीद के लेके आएँ, या फिर थर्मोस्टेट ख़रीद के लेके आएँ, या फिर पीसीबी आप पूरा ख़रीद के लेके आएँ। कैसे आप पहचान कर सकते हैं कंप्लीट आज हम समझने वाले। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा देखने के लिए। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि अगर मानिए कि एयर कंडीशनर की बात करें सबसे पहले, कि एयर कंडीशनर में मानिए कि फ़ैन मोटर ख़राब है हमारा और फ़ैन मोटर को हमें रिप्लेस करना है, तो आप कैसे कंफर्म करें कि पहले हमारा फ़ैन मोटर ख़राब ही है। ऐसा तो नहीं कि कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हम फ़ैन मोटर ख़रीद करके लेके आ जाएं, तो कैसे उसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडोर से बात करते हैं। इंडोर का ब्लोअर मोटर, अगर इंडोर का ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है तो पहले उसे आप हाथ से घुमा करके देखें, एसी ऑन करके हाथ से घुमा करके देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि जाम है। बेयरिंग कभी कभी ख़राब होता है, उसकी वजह से भी जाम हो जाता है, नहीं चल रहा होता है, लेकिन कुछ साउंड उसमें से निकलता है। अगर बेयरिंग जाम होता है तो साउंड निकलता है उसमें से, इसलिए पहचान कर सकते हैं कि हाँ बेयरिंग ख़राब है। तो मोटर निकाल करके लेके जाएं, बेयरिंग उसमें डलवाएं नया, या तो अपने खुद से भी बेयरिंग डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ कि किस तरह से बेयरिंग को रिप्लेस किया जाता है। बहुत ही कम दाम में, कम पैसे में आप रिप्लेस कर सकते हैं। वर्कशॉप का आप जहाँ रिपेयर करवाते हैं उसका पैसा आप बचा सकते हैं। तो उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। तो मोटर का बेयरिंग अगर ख़राब है, अगर मोटर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो मोटर का जो जैक होता है, जैक को उतार करके, पीसीबी में जैक लगा होता है मोटर का, उस जैक को निकालेंगे। उसके बाद आप मोटर को चेक करेंगे, मोटर की जो कंटिन्यूटी होती है उसे हम चेक करेंगे कि क्या हमारा मोटर ख़राब है या पीसीबी आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है। दोनों को चेक करना होगा वहाँ पर। पीसीबी अगर ख़राब है तो पीसीबी को चेक करिए कि आउटपुट सप्लाई अगर नहीं निकाल रहा है, इनपुट हो रहा है, पीसीबी ऑन हो रहा है लेकिन आउटपुट सप्लाई नहीं निकाल रहा है, किसके लिए, ब्लोअर मोटर के लिए नहीं निकाल रहा है तो पीसीबी ख़राब होगी। अगर आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है फिर भी मोटर नहीं चल रहा है तो मोटर की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। अगर मोटर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है यानी कि मोटर ख़राब है, फिर आपको मोटर रिप्लेस करना पड़ेगा। अब कैसे आपको बाई करना है ये लास्ट में बताऊँगा। ये तो मोटर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इंडोर का तो हो गया, इंडोर पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि पीसीबी का हम फ्यूज चेक करेंगे। अगर फ्यूज के ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अगर पीसीबी बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है तो सीधा आपको फ्यूज चेक करना है, जो कि इंडोर की पीसीबी में लगा होता है। फ्यूज को आपको चेक करिए, अगर फ्यूज ख़राब है तो फ्यूज को चेंज करिए, फिर स्टार्ट हो जाएगा आपके पीसीबी। अब इंडोर की बात हो गई। अब आउटडोर की बात करते हैं हम कि आउटडोर का अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, आउटडोर का कंडेंसर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, तो सेम प्रोसेस है कि पहले आप आउटपुट सप्लाई चेक करिए कि जो हमारा कॉमन स्टार्टिंग रनिंग में, मैं नॉन इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग में जो मोटर में जा रहा है क्या वो सप्लाई वहाँ से आउटपुट हो रहा है। अगर आउटपुट हो रहा है तो मोटर को चेक करिए। मोटर का जैक नहीं होता है नॉन इन्वर्टर में, कैपेसिटर में थिम्बल लगे होते हैं और एक कॉमन में एक रनिंग का थिम्बल लगा होता है। तो तीनों को आप निकाल करके उसकी कंटिन्यूटी चेक करिए,
कॉमन स्टार्टिंग रनिंग का। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तो फिर समझिए आउटपुट सप्लाई यहाँ से नहीं मिल रहा है मोटर को। अगर मिल रहा है उसके बाद भी नहीं चल रहा है तो फिर कंटिन्यूटी में कुछ तो प्रॉब्लम होगा, उसमें कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, या फिर बता भी रहा होगा तो इसका भी बेयरिंग चेक करना है। कभी कभी बेयरिंग जाम होता है, उसकी वजह से मोटर रन नहीं करता है, पावर जाता है उसमें, गर्म होता है मोटर लेकिन स्टार्ट नहीं होता, चलता नहीं है मोटर। तो उसको चेक करिए। अगर बिल्कुल भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी गर्म नहीं हो रहा है और आउटपुट सप्लाई जा रहा है, उसमें इनपुट सप्लाई मिल रहा है मोटर में, तो फिर समझ लीजिए मोटर ख़राब है। मोटर को आपको चेंज करना पड़ेगा, उसकी वाइंडिंग जल चुकी है तो उसे आपको चेक करना, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मोटर हो गया। कंप्रेसर अगर रन नहीं कर रहा है तो कंप्रेसर कभी कभी होता है स्टार्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, तो सबसे पहले उसका पावर हमें चेक करना है कि क्या 220 का करंट उसको मिल रहा है। उसको कैसे चेक किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ बस। तो उस वीडियो को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए। अगर वहाँ पर आउटडोर में इनपुट सप्लाई मिल रहा है जो पीसीबी के रिले से निकल रहा है इनडोर के, अगर वहाँ पर 220 का करंट मिल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर में कुछ तो फंडा है। अगर 220 का यानी कि लाइन न्यूट्रल दोनों मिल रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सप्लाई तो मिल रहा है लेकिन फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है वहाँ पर कि कंप्रेसर का टर्मिनल आपको चेक करना है। उसका जो कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग होता है उसके टर्मिनल में हो सकता है कि कोई भी उसका वाइंडिंग ख़राब हो चुका हो। अंदर से कभी क्या होता है कि वाइंडिंग उसकी टूट जाती है जिसकी वजह से कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं मिलता है। जब हम कॉमन स्टार्टिंग रनिंग पर क्लैंप मीटर से चेक कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूटी तीनों पर नहीं मिलती है। अगर तीनों पर नहीं मिल रही है और कंप्रेसर ठंडा है यानी कि गर्म नहीं है, कभी कभी गर्म होकर ट्रिप हुआ पड़ा रहता है, तो तीनों टर्मिनल पर कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, एक पर नहीं मिलती है। तो उसके लिए आप कंप्रेसर को ठंडा कर लें बिल्कुल। अगर ठंडा होने के बाद भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, आपको कंप्रेसर चेंज करना ही पड़ेगा। ये तो हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर अगर कभी कभी होता है कि स्टार्ट लेते लेते स्टार्ट नहीं ले पाता है तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है। कैपेसिटर वीक होने की वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कैपेसिटर सही होता है लेकिन फिर भी कर्र करके साउंड आता है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। कैपेसिटर भी सही है, कर्र करके आवाज़ आ रहा है कुछ ज़्यादा एम्पियर ले करके और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंप्रेसर ख़राब हो जाते हैं। कंप्रेसर ख़राब होते हैं ऐसे। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ प्रैक्टिकल, उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो ये कंप्रेसर ख़राब होते हैं, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये ना कुछ ये छोटे छोटे स्पेयर पार्ट में जो मैं बताया हूँ, जो कि एयर कंडीशनर में कोई बहुत ज़्यादा स्पेयर पार्ट नहीं होता है कि इंडोर का पीसीबी होता है, इंडोर का ब्लोअर मोटर होता है, इंडोर का ब्लोअर होता है और आउटडोर में कैपेसिटर लगा होता है, फ़ैन मोटर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है और आउटडोर फ़ैन मोटर को रन करवाने के लिए कैपेसिटर लगा होता है। इतने सारे स्पेयर पार्ट होते हैं, इन्हीं में से कोई एक स्पेयर पार्ट ख़राब होता है। तो इस तरह से आपको बारी बारी से चेक कर लेना है। अगर आउटडोर का फ़ैन मोटर स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो फिर सीधा आपको कैपेसिटर चेक करना है। कैपेसिटर आपको दूसरा लगा के चेक करना है कि नया कैपेसिटर पे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर नया कैपेसिटर डालने पर भी स्लो चल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि उसकी बेयरिंग जाम होती है, बेयरिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर बेयरिंग भी सही है, फ्री है, फिर भी स्लो चल रहा है तो कभी कभी मोटर भी ऐसे ख़राब हो चुके होते हैं, तो ऐसे में मोटर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको चेंज करने से पहले बेयरिंग और कैपेसिटर आप ज़रूर चेक कर लें ताकि आपका मेहनत भी बच जाए, आपका पैसा भी बच जाए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। और सिंपल सा उपाय होता है कि कोई भी स्पेयर पार्ट ख़राब हो, आप वहाँ पर यहाँ पर मॉडल नंबर देख करके जाएंगे ना, तो वर्कशॉप वाले भी नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी मॉडल नंबर से नहीं दे पाते हैं। उनके सामने स्पेयर पार्ट का स्पेयर पार्ट का कुछ लोग होते हैं जो पुराने होते हैं वो मॉडल देख करके समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आप बताने से मॉडल नंबर से नहीं आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, दे देते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरे तरह का पार्ट, दूसरे मॉडल का पार्ट दे देते हैं जो कि वहाँ पर सिस्टम में नहीं बैठेगा। इसके लिए आसान तरीका है कि आप इमेज कैप्चर करें पूरा मॉडल नंबर, सीरियल नंबर के साथ में, और कौन सा पार्ट है, किस तरह से दिख रहा है, उसका आपको पूरा इमेज कैप्चर करके ले जाना है। अगर कंप्रेसर ख़रीद रहे हैं तो LRA काफ़ी है, LRA और रेफ्रिजरेंट,
कंप्रेसर अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आप उसमें देख लें कि वैसे तो इंडिया में 220 के करंट पर रन करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो कि 110 वोल्ट पे रन करते हैं। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो आपको पूरा इमेज कैप्चर करके ले जाना है कि कौन सा मॉडल नंबर है और कितने टन का है, टन मतलब LRA, कितना LRA का है और कौन सा रेफ्रिजरेंट उसमें डला है। ये आपको ख़रीद करके उस तरह का कंप्रेसर लाना है। तो आप इतना आप कैप्चर करके, जो उसमें एक स्टिकर लगा होता है ना, मोटर में भी स्टिकर लगा होता है, कंप्रेसर में भी स्टिकर लगा होता है, तो आप उसे इमेज कैप्चर करके आप ले जाएंगे। कैपेसिटर आपको चेंज करना है तो कैपेसिटर का भी आप इमेज कैप्चर कर लें। मोबाइल में बहुत आसान हो गया है आज के समय में मोबाइल। वायरिंग जो आप खोलते हैं ना, कैपेसिटर चेंज करना हो या फिर फैन मोटर चेंज करना हो या फिर कंप्रेसर चेंज करना हो, तो इतना आसान हो गया है आज के समय में कि अगर आप वायरिंग आप भूल जाते हैं तो आसानी से आप, पहले सिस्टम वैसे ही है, पूरा वायरिंग है कंप्लीट, उसे आप इमेज कैप्चर कर लें अलग अलग जगह पर जहां पर आप भूलने वाले हैं, वहाँ पर इमेज कैप्चर कर लें, या फिर पूरा सर्किट डायग्राम का आप वीडियो ले सकते हैं या फिर इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो वहाँ पर दूसरा फिर उसके बाद निकालने के बाद नया ला करके इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जैसे वायरिंग आप मोबाइल में देख देख करके आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में मोबाइल बहुत आसान बना दिया है, किसी भी वर्क को ईजी बना दिया है। तो मोबाइल से आप खींच करके ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।